क्या मैदा बनाने के लिए उसमें यूरिया खातर मिलाया जाता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मैदा किस चीज से बनता है और इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? और दोस्तों, डॉक्टर हमें मैदा खाने से मना क्यों करते हैं? चलिए जानते हैं आज के इस कमाल के वीडियो में आखिर कैसे बनता है मैदा। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैदा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है गेहूं की फसल को काटने से, जिसके लिए हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं, जो फसल में से गेहूं के दाने को अलग कर देता है। जिसके बाद गेहूं को बोरियों में भरकर ट्रक या ट्रैक्टर में लोड करके फैक्ट्री में भेजते हैं। फैक्ट्री में गेहूं को डंपिंग या इंटेक पॉइंट पर खाली कर लेती है, जिससे गेहूं जाली से होता हुआ अंडरग्राउंड भंडार में जमा हो जाता है। वहां से सैंपल लेकर सबसे पहले इसकी लैब टेस्टिंग की जाती है और इसके द्वारा गेहूं में नमी, प्रोटीन, ग्लूटीन, मिनरल्स आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके बाद अंडरग्राउंड भंडार से एक खास बकेट कन्वेयर द्वारा गेहूं को फैक्ट्री की सबसे ऊपरी सिर तक पहुंचाया जाता है। जिसके बाद गेहूं एक फ्लू बैलेंसर से गुजरता है, जिसमें एक स्टोरेज टैंक भी जुड़ा होता है, जो गेहूं की आगे बढ़ने की मात्रा यानी फ्लू को कंट्रोल करता है। अब गेहूं को मैग्नेटिक डिस्टोनर से गुजारती है, जिसमें एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक लगा होता है, जो गेहूं में से लोहे यानी आयरन की चीजें जैसे कि नट बोल्ट, तार की टुकड़ी आदि को अलग कर देता है। इन्हें चिपकाकर इसके बाद अगली प्रोसेस में इसे वाइब्रो सेपरेटर में भेजते हैं, जिसमें वाइब्रेटर करती हुई छन्नियां लगी होती है, जो लगातार हिलती रहती है, जो गेहूं में चिपके हुए डंठल, बाली और कई छोटी चीजों को साफ कर देता है। जिसके बाद गेहूं पहुंचता है डिस्टोनर में। इसमें खास प्रकार की वाइब्रेट करती हुई जाली लगी होती है, जो हल्की सी झुकी होती है और नीचे से हवा भी लगातार फ्लो होती रहती है। जब गेहूं इसके ऊपर से गुजरता है तो गेहूं में मौजूद पत्थर, कंकड़ और कांच के टुकड़े भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं और गेहूं हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है और नीचे से आती हुई हवा इसे दोबारा मिक्स नहीं होने देती और इसे ऊपर ही बनाए रखती है, जिस वजह से जाली के संपर्क में मौजूद कंकड़, पत्थर की टुकड़ी जाली के खास डिजाइन की वजह से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और गेहूं ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आने लगता है, जिससे हमें साफ गेहूं मिल जाता है। अब गेहूं को फाइनल क्लीनिंग के लिए ग्रीन मॉइस्चर में भेजते हैं, जहां पर इसे पानी की मदद से अच्छे से साफ करते हैं, ताकि बची हुई थोड़ी बहुत गंदगी भी निकल जाए और गेहूं अच्छे से साफ हो जाए। और फिर यह मशीन पानी को अलग करके धुले हुए गेहूं को अलग कर देती है। जिसके बाद धुले हुए गेहूं को ग्रेन ड्रायर में भेजते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल हीटर और पंखे लगे होते हैं, जो कि गर्म हवा छोड़ते हैं, जिस वजह से कन्वेयर पर जाते हुए गेहूं में से लगातार गर्म हवा फ्लो होती रहती है, जो नमी को गेहूं में से अलग करके उसे जल्दी सुखा देती है और हमें सूखा हुआ गेहूं मिल जाता है। इस साफ सुथरे गेहूं को कन्वेयर की मदद से स्टोरेज साइकिलों में भेजते हैं, जहां पर इसे जमा करके रख लेती है, ताकि ये वातावरण और कीड़े आदि से सुरक्षित रहे। माइक्रोवेव्स और ऑप्टिकल सेंसर गेहूं में नमी का पता लगाती है। यहाँ से होता हुआ ये पहुंचता है टर्बुलाइजर डैम्पनर में, जहां पर जरूरत के अनुसार इसमें पानी मिलाया जाता है और घूमते हुए रूटर गेहूं में पानी को अच्छे से मिक्स कर देती है, जिससे इसकी नमी को 7 से 20% तक बढ़ाया जाता है। इसके बाद गेहूं को होल्डिंग टैंक में रखा जाता है 10 से 12 घंटों के लिए, जिस वजह से गेहूं की बाहर का खोल यानी ब्रेन सख्त हो जाता है, जब भी अंदर का एंडोस्पर्म फूला रहता है। इस तरह से दोनों की टेक्सचर में आया डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैदा बनाने के लिए अब गेहूं को क्रैंकिंग मिल में भेजती है, जिसमें 2 रोल लगे होते हैं, जो अलग अलग डिफरेंशियल स्पीड पर घूमती है, जिनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिस वजह से जब गेहूं की दानी इनकी बीच से गुजरती है तो वह पीसते नहीं है, बल्कि क्रैक होकर अखरोट की तरह खुल जाती है। गैप और नमी होने की वजह से ऐसी ब्रेन, जर्म और सब अलग अलग हो जाता है और इन सब का एक मिक्सचर बन जाता है, जिसमें तीनों चीजें होती हैं। अब इस मिक्सचर को प्यूरीफायर से गुजारते हैं, जिसमें सीरीज और पैरेलल में कई सारी वाइब्रेट करती हुई छन्नियां लगी होती है, जिनके छिद्रों का आकार ऊपर से नीचे आते हुए बारीक होता है। जब क्रश किए हुए मिक्सचर को फीडर से दिया जाता है तो वह हिलने के कारण पूरी छन्नियों पर फैल जाता है और गर्म हवा लगातार नीचे से दी जाती है, जो ब्रेन और जर्म को हल्का होने के कारण ऊपर उठा देती है, जबकि भारी नीचे रह जाता है। साथ ही गर्म हवा एंडोस्पर्म को सूखा भी देती है। अलग अलग हिलती हुई छानियों से गुजरते हुए साफ एंडोस्पर्म के टुकड़े नीचे इकट्ठा होते रहते हैं, जबकि ब्रेन और जर्म साइड में अलग होकर फिर से मील में भेज दी जाती है। नीचे इकट्ठा हुए एंडोस्पर्म के टुकड़े जो छनने के बाद हमें मिलते हैं, इसे ही हम सेमोलिया या सूजी कहते हैं, जो कि हलवा बनाने में इस्तेमाल होती है, जिसकी मदद से फिर आगे मैदा भी बनता है। मैदा बनाने के लिए सूजी यानी सेमोलिना को रोलर मिल में भेजते हैं।
यहाँ पर इसे फीड रोलर की मदद से एक साथ फैलाकर ग्राइंडिंग रोलर के बीच में पीसा जाता है। सबसे आखिरी में छनने के बाद जो आटा मिलता है उसके पार्टिकल का साइज 10 से 100 माइक्रोन के बीच में होता है। इसे ही हम मैदा कहते हैं। लेकिन अभी भी ये ज्यादा सफेद नहीं होता, क्योंकि मैदा जब हवा के संपर्क में कुछ समय के लिए रहता है तो ऑक्सीडाइज होकर अपने आप सफेद हो जाता है। लेकिन कई बार कंपनियां इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए इसे पॉक्साइड या पोटेशियम ब्रोमेट की मदद से ब्लीच करती है, ताकि मैदा जल्दी सफेद हो जाए।